हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गुरु इंग्लिश स्पोकन में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे दिस और डैट का प्रयोग। दिस और डैट का प्रयोग कहाँ पर किस तरीके से करेंगे। आप बेसिक जानकारी इसके जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको पूरे बचपन से 55 तक के जानकारी को जानेंगे, पूरे डिटेल्स के साथ जानेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और उसके बाद लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि हाँ इस वीडियो में क्या था और आपने बचपन में या पिछले क्लास में क्या सीखा था। तो देखिए, दिस और डैट का प्रयोग जितना ये इजी है उतना ये लोगों को बिजी भी कर देता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि दिस और डैट का मतलब समझना है, क्योंकि वो कुछ चीज़ आप जानते होंगे, हमें मालूम है, क्योंकि आज हम आपको बचपन से 55 वाले पढ़ाई कराने वाले हैं। दिस एंड डैट, देखिए दिस और डैट का प्रयोग जो होता है, एक तरीके से सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दिस और डैट जो होता है ये अपने आप में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो हम यहाँ पर कलम ले लेते हैं और कलम लेकर के लिखना शुरू कर देंगे, उसके बाद से आपको जो है क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो दिस और डैट जो होता है एक्चुअली में ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। और दिस और डैट का प्रयोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में ही होता है, क्योंकि ये जो होता है अपने आप में दिस और डैट जो होता है सिंगुलर होता है। दिस का प्लुरल दीज होता है और डैट का प्लुरल दोज होता है, जो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में देखेंगे कि दिस का प्रयोग पास में तथा डैट का प्रयोग दूर में स्थित किसी एक वस्तु, कोई एक प्रकार की वस्तु है उसे डिनोट करने के लिए, अनकाउंटेबल के रूप में भी हो सकता है, इंगित यानी इंडिकेट करने के लिए करते हैं। तो दिस का प्रयोग बेसिकली कोई चीज़ अगर नज़दीक में है, जैसे अगर हम कहेंगे यह एक कलम है तो दिस इज ए पेन, लेकिन इसी कलम को हम दूसरे जगह पर रख देंगे थोड़ा दूर और वहाँ पर हमें बोलना होगा कि वह एक कलम है, तो हम बोलेंगे डैट इज अ पेन। इस तरीके से नज़दीक के वस्तु को, नज़दीक के जो चीज़ें रहता है उसको दिखाने के लिए, उसे दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और जबकि दूर के वस्तु को इंडिकेट करने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। दिस का हिंदी अर्थ होता है यह तथा उच्चारण के रूप में होता है दिस। उसी तरीके से डैट का हिंदी अर्थ होता है वह, और वो ये भी होता है, ये इस देख रहे हैं ये भी होता है और इसमें भी वो होता है। अब ये आप देखे होंगे इसके जगह पर दीज लिखते होंगे। देखिए बेसिकली बहुत सारे चीज़ों को आप लोग अधूरे सीखे होंगे, लेकिन है ना, लेकिन उसको डिटेल्स में जाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जैसे बचपन में आप लोग सीखते होंगे कि वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन जैसे ही हम आगे के क्लास में जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो हमने गलत ही पढ़ लिखा था, वॉवेल्स वो नहीं होते हैं, क्योंकि अ वाले होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको जानकारी होती है कि वॉवेल्स 5 नहीं होते हैं, वो अलग उसका रूल होता है। उसी तरीके से बचपन के कुछ चीज़ें जो है आपको, वो जब आप 55 के लेवल के यानी जब उस सियाने लेवल के जाते हैं तो वहाँ पर उसका कुछ अर्थ बदल जाता है। जैसे बचपन में आपको सिखाया होगा कि यह के लिए सिर्फ और सिर्फ आप दिस लिखिएगा, क्या लिखिएगा? दिस, और जब भी आपको ये आएगा तो इसकी जगह दीज लिखिएगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई चीज़ सिंगुलर रूप में है, जैसे हमें अगर आप बोलना है कि यह एक कलम है तो दिस इज ए पेन, चाहे हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक कलम है, तो भी हमें यहाँ पर दिस इज ए पेन बोल होगा। लेकिन कब यहाँ पर दीज होगा? जब हम बोलेंगे ये सब कलमें है, क्योंकि ये सब यानी कि दीज जो होता है वो अपने बाद आर लेता है, और दीज जो होता है हमेशा अपने साथ प्लुरल नाउन लेता है, क्योंकि ये सब कलमें हैं, तब हम कहेंगे दीज आर पेन्स। लेकिन सीधे रहेगा ये एक कलम है, यहाँ पर पहले से इंडिकेट कर दिया, डिनोट कर दिया कि एक कलम है, सिंगुलर है, तो हम वहाँ पर दिस का प्रयोग करेंगे, ना कि दीज का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से डैट में भी होता है कि वह एक कलम है या फिर वे एक कलम है, तो भी हम डैट का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ तक अगर आप क्लियर समझ पा रहे हैं, आसानी से इसको समझ पा रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। देखिए अभी हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से पढ़ेंगे
यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य। जैसे स्ट्रक्चर के रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस या डैट। सबसे पहले क्या करेंगे, दिस या डैट, उसके बाद सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर नाउन लेंगे। सिंगुलर वर्ब जैसे दिस के बाद अगर सिंगुलर वर्ब होगा तो इज एम आर, तो इज एम आर में से हमारा क्या होता है, इज होता है, सिंगुलर वर्ब हो गया। उसके बाद सिंगुलर नाउन लेंगे या अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे दिस और डैट के बाद आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों ही एक वचन होना चाहिए, एक वचन। जैसे दिस इज अ पेन होना चाहिए, न कि दिस इज पेन्स होगा। दिस इज पेन्स बिल्कुल गलत हो जाएगा। वही यहाँ पर कह रहा है कि नाउन हो चाहे वर्ब हो, जैसे यह जाता है, यह जाती है, तो हम वहाँ पर बोल सकते दिस गोज, दिस गर्ल्स गोज। इस तरीके से भी कई जगह पर होता है। अर्थात इसके बाद हमेशा एक वचन क्रिया तथा संज्ञा का प्रयोग होता है, जो नीचे हम एग्जाम्पल में समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले दिस या डैट, फिर सिंगुलर वर्ब, उसके बाद सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, हो तो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी इसको समझिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले दिस या डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फिर सिंगुलर वर्ब का, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नाउन होगा, अगर सिंगुलर नाउन उसमें अवेलेबल होगा तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन हो तो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उसको आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे यह शशांक है तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा दिस इज शशांक, दिस इज शशांक, क्योंकि शशांक यहाँ पर एक लड़का का नाम है। जैसे वह आराध्या थी, वह आराध्या थी, डैट वाज आराध्या, क्योंकि वह दूर की चीज को डिनोट करने के लिए यहाँ पर बोल रही है या बोल रहा है, तो डैट वाज आराध्या। उसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। यहाँ पर अगर आप देखें बेसिकली बढ़िया से देखें, समझने के साथ में देखें, तो ये मेरा घर है। घर यहाँ पर क्या है, एक ही घर है। घर यहाँ पर क्या है, एक है, मतलब ये घर जो है सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। जब ये घर सिंगुलर है भाई मेरे, तो इस स्थिति में हम ये के जगह, ये जो दिख रहा है उसकी जगह दीज का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि दिस का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई होम। क्या हो जाएगा, दिस इज माई होम। वह तुम्हारा विचार है, डैट इज योर आइडिया। यह पानी है, डैट इज वाटर। उसी तरीके से वो चावल था, डैट वाज राइस। इस तरीके से कुछ हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका ट्रांसलेशन बनता है। आगे हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। जैसे यह सड़क है तो दिस इज अ रोड, क्योंकि हम सड़क को गिन सकते हैं, चावल को नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए दिस इज अ रोड। अब हम यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, कम्स, गोज, रन्स, प्लेज, सिंग, इटीसी आता है। लेकिन इसमें आर जो है सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, इसीलिए आर को इसमें से काट देंगे, इज, एम, वाज। अब आर कहाँ कहाँ पर सिंगुलर होगा, जैसे आप एक लड़का है, आप एक लड़का है, उस स्थिति में आप यू के साथ तो इज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप एक लड़का है, मान लेते हैं आप एक लड़का है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आप देख रहे हैं कि लड़का एक है, इस स्थिति में आप क्या करते हैं, यू के साथ आप आर का प्रयोग करते हैं ना, तो आर अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। तो हम काट इसीलिए दिए हैं कि 50% सिंगुलर होता है और 50% प्लुरल के रूप में भी चला जाता है। तो यू आर अब बॉय लिखते हैं। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कोई आदमी कहेगा कि आर प्लुरल है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर बेसिकली सिंगुलर रूप में है, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर समझ गए होंगे। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ों को हम समझाएंगे, जैसे निगेटिव सेंटेंस इसको समझ लेते हैं। उसके बाद इसमें इंट्रोगेटिव, WH वर्ड एंड निगेटिव, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। खास करके जो बच्चे हाईली एजुकेशन के लिए जाते हैं और उसको इंग्लिश नहीं आती है, वहाँ पर शर्मिंदगी महसूस करता है। तो अब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है, क्योंकि अब आ गया है गुरु इंग्लिश स्पोकन, जो आपको इंग्लिश का गुरु बना करके रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस और डैट
दैट, उसके बाद सिंगुलर वर्ब होता है और उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले दिस या डैट, फिर सिंगुलर वर्ब, फिर निगेटिव वर्ड नॉट, उसके बाद सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हो तो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है कि सबसे पहले दिस डैट लगा लेंगे, उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगा लेंगे, उसके बाद नॉट लगा लेंगे, सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर नाउन यूज करेंगे और नहीं होगा तो अनकाउंटेबल नाउन अवेलेबल रहेगा तो अनकाउंटेबल नाउन को यूज में लाएंगे। बेसिकली तो ये सारी चीज़ आप जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको डिटेल्स में क्लियर करेंगे। जैसे यह शांति नहीं है, क्या है, यह शांति नहीं है, तो क्या आप करिएगा, दिस इज नॉट शांति, दिस इज नॉट शांति। तो सबसे पहले दिस किए, उसके बाद सिंगुलर इज मार किए, उसके बाद नॉट लगा दिए और उसके बाद जो रहेगा वो, यानी यह जो है इसका सबसे पहले दिस की जगह और ये जो है रहता है इसका यहाँ पर आ जाता है, नहीं का यहाँ पर और शांति का यहाँ से डिनोट हो गया। इस तरीके से कुछ ट्रांसलेशन को डिफाइन किया जाता है। वो विद्या नहीं है, दैट इज नॉट विद्या, यह दूध नहीं है, दिस इज नॉट मिल्क। अब देखिए मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया था कि सिंगुलर नाउन हो तो भी या अनकाउंटेबल नाउन हो तो भी वह कंप्यूटर नहीं था, दैट वाज नॉट अ कंप्यूटर, क्योंकि हम कंप्यूटर को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। दूध जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगा। आर्टिकल्स बेसिकली 3 होते हैं, ए एंड द। आगे हम आपको एक एक करके सारे ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं वो सब्जेक्ट बाय टॉपिक्स बाय टॉपिक्स उसको आगे हम पढ़ाएंगे, बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे आगे अगर हम देखें तो वहाँ पर कह रहा है वो नदी नहीं था, डैट वाज नॉट अ रिवर। उसी तरीके से अगर हमें कहे कि ये भीड़ नहीं है, दिस इज नॉट क्राउड। इस तरीके से हम आपको अफर्मेटिव और निगेटिव बता दिए पार्ट 1 में। इसका हम पार्ट 2 लाएंगे, उसमें बहुत सारे चीज़ हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में आप कन्फ्यूजन में रही है। देखिए यस नो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं नकारात्मक के लिए कुछ स्पोकन में जरूरी होगा, नॉट को हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज करेंगे, उसके अलावा हम आपको यहाँ पर WH बताने वाले हैं जो आपकी किताब में रहता ही नहीं, तो आप कहाँ से सीखिएगा। उसके बाद इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करेंगे। उसके अलावा हम पार्ट 2 में और बताने वाले निगेटिव सेंटेंस के लिए और इसका यूज करना, ठीक है, अलग यूज होता है, ठीक है, वो सारी चीज़। इसके बाद होता है यस नो इंट्रोगेटिव के लिए, उसके बाद ये सारे चीज़ जो है, उसके बाद WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, ये सभी चीज़ जो है आपको पार्ट 2 में बताने वाले हैं। तो पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने जितने सारे दोस्त हैं उस सबको फॉरवर्ड कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 का इंतजार जरूर करिएगा आप लोग।